रुधिर यानी कि रक्त। मानव शरीर में रुधिर किन किन यौगिकों से मिलकर बना होता है? ठीक है, तो रुधिर हमारा बना होता है प्लाज्मा और रुधिर कणिकाओं के मिलने से। प्लाज्मा निर्जीव होता है, रुधिर कणिकाएं सजीव होती हैं। प्लाज्मा किन किन भागों से मिलकर बना होता है? रुधिर कणिकाओं के क्या क्या भाग हैं? लाल रुधिर कणिकाएं क्या है, श्वेत रुधिर कणिकाएं क्या है, प्लेटलेट्स क्या है, आरबीसी कितने टाइप की होती है, डब्ल्यूबीसी कितने टाइप की होती है, इनका जीवन काल कितने दिनों का होता है, हम सब कुछ कवर करेंगे आज की वीडियो में। और जाते जाते आपको हम रुधिर के कार्य भी बताते जाएंगे। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन बाय सौरभ। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रुधिर कि मानव शरीर में जो रुधिर है, रक्त, वो कैसे कार्य करता है, किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो रुधिर हमारे शरीर में उपस्थित एक महत्वपूर्ण ऊतक है जो लाल रंग का तरल पदार्थ होता है। देखिए, हमको किसी भी चीज़ को, कोई भी टर्म अगर आता है तो फिर उसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। रुधिर लाल रंग का होता है, तरल होता है, ये बात आप सबको पता है। ठीक है, इसका पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है, रुधिर का पीएच मान कितना होता है? 7.4। यह स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर उपस्थित होता है। जो रुधिर होता है वो किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर उपस्थित होता है। एक आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि अगर आपको किसी भी व्यक्ति का वजन पता है, वेट, ओके, तो उस वजन को 16 से डिवाइड करके आप उसमें लगभग रुधिर का अंदाजा कर सकते हैं। जैसे अगर किसी भी व्यक्ति का वजन 80 किलो है, ओके, 80 kg किसी व्यक्ति का वजन है, तो आप उस 80 kg को 16 से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो 16 5 जा 80, तो उसमें 5 लीटर लगभग खून है। ओके, यानी किसी भी व्यक्ति के वजन को 16 से डिवाइड करके हम उसमें लगभग जितना खून है उसकी बॉडी में वो हम पता कर सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। रुधिर किन किन अवयवों से मिलकर बना होता है? तो रुधिर आपका प्लाज्मा से मिलकर बना होता है और रुधिर कणिकाओं से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा आपका रुधिर का 55% भाग बनाता है और रुधिर कणिकाएं आपका 45% बनाती हैं। पहले हम प्लाज्मा को 1 by 1 समझते हैं, फिर हम रुधिर कणिकाओं को समझेंगे। प्लाज्मा रुधिर का 55% भाग बनाता है, यानी 55% प्लाज्मा का हिस्सा होता है। ठीक है, अगर आपका 1 लीटर दूध है तो 550 ml आपका प्लाज्मा है। ये निर्जीव होता है। प्लाज्मा आपका कैसा होता है? निर्जीव। ये पीले रंग का होता है। इसमें जो जल है वो 90% उपस्थित होता है, यानी प्लाज्मा जो है आपका, उस प्लाज्मा का 90% भाग आपका जो है वो जल बनाता है, पानी। ठीक है, और बचा 10%, 8% में आपके कार्बनिक पदार्थ होते हैं, है ना, जिसमें कार्बन आते हैं, और बचे वाले 2% में आपके अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा ने क्या हुआ कि 55% आपका प्लाज्मा है जो आपका निर्जीव होता है, पीला होता है। इसमें 90% जल होता है, 8% कार्बनिक पदार्थ होते हैं और 2% अकार्बनिक पदार्थ आपके उपस्थित होते हैं। रुधिर कणिकाओं की अगर हम बात करें तो आपके रुधिर का 45% भाग बनाते हैं। कितना भाग बनाते हैं? आपके रुधिर का 45% भाग बनाते हैं। ओके, ये सजीव होते हैं। ये कैसे होते हैं? सजीव। प्लाज्मा निर्जीव होता है, ये सजीव होता है। ये आपके 3 भाग में फिर से बटे होते हैं: लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स। जो आपके लाल रुधिर कणिकाएं हैं, लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 2 से 3 दिन होता है और जो आपकी प्लेटलेट्स हैं, इनका जीवन काल आपका 3 से 5 दिन के बीच में होता है। ओके, देन आपकी जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं और श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं, जो आपकी जो श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं वो फिर से 2 भागों में डिवाइड होती हैं: कणिकामय और कणिका रहित, है ना, कणिकामय और कणिका रहित। श्वेत रुधिर कणिकाएं जो आपकी WBC हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, वो फिर से 2 भागों में डिवाइड होती हैं: कणिकामय और कणिका रहित। कणिकामय की जब हम बात करते हैं तो वो फिर से 3 भागों में डिवाइड होता है: इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। हम इसको डिटेल 1 by 1 अभी हेडिंग्स पढ़ेंगे: इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। कणिका रहित की बात करें तो कणिका रहित आपकी 2 भागों में फिर डिवाइड होती हैं: लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टर्मोलॉजी है आपके रुधिर की। ठीक है, एक बार पूरा देखते हैं
कि आपका प्लाज्मा होता है, रुधिर कणिकाएं होती हैं, निर्जीव होता है वो सजीव होता है, जल 90%, कार्बनिक पदार्थ 8%, कार्बनिक पदार्थ 2%। इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जब आपको डेंगू मलेरिया हो जाता है तो प्लेटलेट्स भी आपकी डाउन पड़ जाती हैं। आपकी डब्ल्यूबीसी फिर से 2 भागों में डिवाइड हो गई, कणिका में और कणिका रहित। कणिका में आपकी फिर से 3 भाग में डिवाइड होती है, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। कणिका रहित की बात करें तो फिर से 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, एक लिम्फोसाइट्स और दूसरी मोनोसाइट्स। अब बात करते हैं रुधिर की संरचना, 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं। तो रुधिर 2 भागों के मिलने से बना होता है, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। ठीक है, 1 बाय 1 हम प्लाज्मा देखते हैं पहले। तो प्लाज्मा क्या है? यह रुधिर का लगभग 55% भाग बनाता है। रुधिर का लगभग 55% भाग बनाता है। ये हल्के पीले रंग का निर्जीव पदार्थ होता है। प्लाज्मा का मुख्य कार्य पोषक तत्वों, हार्मोन्स, प्रोटीन को शरीर के उन हिस्सों में पहुंचाना है जिनकी उन्हें जरूरत पड़ती है। यानी आपके बॉडी के किसी भी पार्ट को, किसी पोषक तत्व की, किसी भी हार्मोन्स की या प्रोटीन की हमें जहाँ पर ज़रूरत होती है, तो प्लाज्मा का ये काम है कि उन पोषक तत्वों को, हार्मोन्स को, प्रोटीन को, इसमें जो कि 90% जल होता है, तो उसको बहाकर उन अंगों तक पहुँचाना। ओके, और क्या होता है, ये जो कोशिकाएं हैं आपकी बॉडी की, वो कोशिकाएं अपने अपशिष्ट उत्पादों को भी प्लाज्मा में ही एकत्रित करती हैं। यानी क्या हुआ कि आपकी जो कोशिकाएं हैं, जो भी आपका अपशिष्ट पदार्थ हुआ, जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरत नहीं है, उसको भी प्लाज्मा में ही इकट्ठा करती हैं। ओके, अब बात करते हैं प्लाज्मा का संगठन। तो प्लाज्मा में लगभग 90% जल उपस्थित होता है। 90% जल उपस्थित होता है। शेष 10% में 8% कार्बनिक पदार्थ, 2% अकार्बनिक पदार्थ जैसे वसा, प्रोटीन, चीनी, नमक, हार्मोन्स, विटामिन आदि उपस्थित होते हैं। 10% में से 8% आपके कार्बनिक पदार्थ और 2% में कार्बनिक पदार्थ जैसे आपका वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, चीनी, नमक, हार्मोन, विटामिन, ये सब उपस्थित होता है। ठीक है, अब बात करते हैं जब रुधिर कणिकाओं की, कि रुधिर कणिकाएं आपकी क्या कहती हैं। तो ये रक्त का लगभग 45% भाग बनाती हैं। प्लाज्मा 55 और रुधिर कणिकाएं 45% भाग बनाती हैं। ये रुधिर कणिकाएं सजीव होती हैं। प्लाज्मा निर्जीव, रुधिर कणिकाएं सजीव होती हैं। रुधिर कणिकाओं के प्रकार की बात करते हैं तो 3 प्रकार की होती हैं। लाल रुधिर कणिकाएं, है ना, लाल रुधिर कणिकाएं यानी आप इसको बोलते हो रेड ब्लड सेल आरबीसी। सफ़ेद रुधिर कणिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल और आपका प्लेटलेट्स, है ना। तो लाल रुधिर कणिकाओं का संगठन देखते हैं कि क्या कहती हैं। ये रुधिर कणिकाओं का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। ये रुधिर कणिकाओं का लगभग 98 से 99% भाग बनाती हैं। यानी जो आपकी रुधिर कणिकाएं हैं 45%, उनमें से 98 to 99% भाग यही बना देती हैं। और इन्हीं की वजह से हमारे जो ब्लड का रंग होता है वो लाल होता है। इन रुधिर कणिकाओं का निर्माण शरीर में उपस्थित खोखली अस्थियों से भरे अस्थि मज्जा में होता है। जो आपकी आरबीसी का निर्माण होता है, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो आरबीसी का निर्माण शरीर में जो आपकी जो खोखली अस्थियां होती हैं उनको अस्थि मज्जा बोलते हैं, उनमें आरबीसी का निर्माण होता है। इन कणिकाओं का जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। ये कणिकाएं 120 दिन जिंदा रहती हैं। ओके, इस तरह से आप देख सकते हो कि 98-99% बनाती है, तो उसके ऊपर ये जिंदा रहेंगी 120 दिन। इससे आप रिलेट करके याद कर सकते हो। लाल रुधिर कणिकाओं में से एक महत्वपूर्ण पदार्थ उपस्थित होता है जिसे हीमोग्लोबिन हम कहते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं में आपका एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पदार्थ, इम्पोर्टेंट जो होता है पदार्थ उपस्थित होता है, जिसे आप हीमोग्लोबिन HB कहते हैं। ये श्वसन क्रिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। हीमोग्लोबिन की वजह से ही खून का रंग लाल होता है, और जब आप श्वसन क्रिया करते हो उसमें हीमोग्लोबिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किस प्रकार से हीमोग्लोबिन हमारे श्वसन के लिए आवश्यक होता है देखते हैं। क्या होता है कि जब हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से क्रिया होती है तो वह ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर लेता है। यानी जब आप इनहेल करते हो, जब आप श्वास ग्रहण करते हो, तो फेफड़ों में जाके आपकी जो फेफड़ों में जो रुधिर की वाहिनियाँ हैं उनमें वो ऑक्सीजन घुल जाती है। वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। अब क्या होता है
ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाता है, यानी जहाँ जहाँ रक्त जाएगा, जहाँ जहाँ आपकी आरबीसी में एचबी जाएगा, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन उसमें घुला हुआ ऑक्सीजन, और वो आपके शरीर के सभी अंगों तक पहुंचा देता है। ठीक है, और जब शरीर के सभी अंगों तक पहुंचा देता है तो बची हुई CO2 को वो ग्रहण करके फिर वापस फेफड़ों में आके छोड़ देता है, और फेफड़ों से हम वापस उसको हम सांस जब छोड़ते हैं तो वो हमारी CO2 गैस निकल जाती है। ओके, अब देखते हैं, हमेशा की तरह हम कम समय में ही ज़्यादा बात बताने में भरोसा रखते हैं, तो आज हम देखते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं, है ना। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं जाने देंगे आपके, हम जल्दी से जल्दी आपको सब बता देंगे। ये रुधिर कणिकाओं का लगभग 1% भाग बनाती हैं, केवल और केवल बचा हुआ 1% भाग ये आपकी WBC बनाती हैं। ये हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करती हैं। इन रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 2 से 3 दिन होता है। ठीक है, ऐसे आप जीवन काल ऐसे याद रख सकते हो कि इसका यह आपका 98 से 99% भाग बनाती थी, तो उसी हिसाब से आपका 120 दिन, कि आपका केवल 1% बना रही है, तो उसी हिसाब से 2 से 3 दिन। श्वेत रुधिर कणिकाओं के प्रकार, तो ये कणिकाएं जो आपकी 2 प्रकार की होती हैं, कणिकामय और कणिका रहित आपने पढ़ा था। तो देखते हैं कणिकामय क्या होता है। तो बहुत ही हेडिंग से ही टर्मोलॉजी समझ के आप इसकी परिभाषा बना सकते हैं। इन श्वेत रुधिर कणिकाओं का केंद्रक कणिकामय होता है। ये रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, यानी जिन श्वेत रुधिर कणिकाओं का केंद्रक कणिकामय हो वो कहलाती हैं। ये फिर से 3 प्रकार की होती हैं, इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स आपने पढ़ा था। तो नंबर 1 पे इओसिनोफिल्स, तो बहुकोशिकीय परजीवियों और कशेरुकी में कुछ संक्रमणों से लड़ने के लिए उत्तरदायी होती हैं। जो इओसिनोफिल्स होती हैं आपकी, जो बहुकोशिकीय जीव हैं, जो कशेरुक जीव हैं, जैसे आपकी जिनकी मेरुदंड होती है, उनमें ये इओसिनोफिल्स उपस्थित होती हैं। और जो संक्रमण होते हैं, वायरसेस होते हैं, विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां होती हैं, उनसे लड़ने के लिए उत्तरदायी होती हैं। न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा बनाते हैं, और इनके कार्य विभिन्न प्राणियों में भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे अगर किसी बालक ने जन्म लिया है तो उसको जन्म से ही उसको जो विभिन्न प्रकार के जब वो इन्वायरमेंट में आता है तो विभिन्न प्रकार की गैस हैं, है ना, आसपास का जो इन्वायरमेंट है, धुआं हो रहा कहीं, तो उससे लड़ने के लिए जन्मजात ही प्रतिरक्षा तंत्र का एक हिस्सा बना देता है न्यूट्रोफिल्स। ओके, बेसोफिल्स की बात करें तो रक्त प्रवाह में सुधार और रक्त स्कंद को रोकने के लिए एंजाइम स्रावित करते हैं। यानी आपके चोट लग गई कहीं पे और आपके लगातार खून बह रहा है या रक्त का थक्का बनना है, तो वहाँ पर आपकी बेसोफिल्स वहाँ पर एंजाइम स्रावित करके उसको रोकती हैं रक्त को बहने से। ओके, कणिकामय के बाद आपका आता है कणिका रहित। तो इन श्वेत रुधिर कणिकाओं का केंद्रक कणिका रहित होता है। ये रुधिर कणिकाएं 2 प्रकार की आपकी होती हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। तो लिम्फोसाइट क्या है? हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को कैंसर और बाहरी विषाणु तथा जीवाणु से लड़ने में सहायता करते हैं। यानी आपके शरीर में जो विभिन्न प्रकार के बाहरी विषाणु हो जाएं, जीवाणु हो जाए या कैंसर आदि जैसे भयंकर रोगों से लड़ने में सहायता करते हैं। ओके, मोनोसाइट की बात करें तो एक प्रतिरक्षा अनुक्रिया के दौरान होने वाली शोथ और शोध रोधी प्रक्रियाओं दोनों में एक भूमिका निभाते हैं। ठीक है, यानी आपकी जो प्रतिरक्षा अनुक्रिया चल रही है, यानी आपकी जो WBC है, किसी भी आपकी रोग से या किसी भी जीवाणु विषाणु या किसी से भी लड़ रही है उस समय, तो वहाँ पर आपकी होने वाली जो शोथ होता है, शोथ रोधी प्रक्रियाएं होती हैं, उनमें भूमिका निभाता है। यानी आपके बॉडी में और एंजाइम्स में आपकी जो बॉडी एंजाइम का कौन सा एंजाइम कब निकलेगा या आपकी जो विषाणु है उनसे लड़ने में क्या करता है, ये एक समन्वय स्थापित कर देता है मोनोसाइट। ठीक है, और लिम्फोसाइट तथा मोनोसाइट हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करते हैं। जो आपकी बॉडी में हानिकारक जीवाणु पहुंच जाते हैं उनका ये खाने का काम करते हैं। WBC में उपस्थित लिम्फोसाइट और मोनोसाइट जो कणिका रहित के महत्वपूर्ण पार्ट हैं। प्लेटलेट्स की भी बात करते हैं कि क्या कह रही है प्लेटलेट्स। तो ये रुधिर कणिकाओं का तीसरा भाग बनाती हैं। इन रुधिर कणिकाओं का निर्माण लसिका में होता है। यानी आपकी जो रुधिर कणिकाएं हैं उसमें RBC, WBC, प्लेटलेट्स था। तो जो आपकी प्लेटलेट्स हैं वो रुधिर कणिकाओं का तीसरा भाग बनाती हैं। इन रुधिर कणिकाओं का निर्माण लसिका में होता है। किसमें होता है? लसिका में प्लेटलेट्स का निर्माण होता है। ओके, इन रुधिर कणिकाओं का जीवन काल
3 से 5 दिन का होता है, केवल और केवल 3 से 5 दिन का प्लेटलेट्स का जो आपका जीवन काल होता है वो होता है। ये हमारे शरीर में लाखों की संख्या में उपस्थित होती हैं। और क्या कहता है ये कि यदि शरीर के किसी अंग पर चोट लग जाती है और रक्त स्रावित होने लगता है यानी बहने लगता है, तो बहने वाले रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स वायु से क्रिया करके रक्त का थक्का जमाती हैं और मरी हुई कोशिकाओं को मवाद के रूप में शरीर से बाहर निकालती हैं। यानी आपके कहीं पर भी दाना निकल आया, कोई फोड़ा निकल आए, तो मवाद के रूप में जो आपकी मरी हुई कोशिका होती हैं प्लेटलेट्स बाहर निकाल देती हैं, जिसको आप गंदा खून भी बोलते हो, है ना। हल्का ब्लैकिश जो आपका रक्त निकलता है, ब्लड निकलता है बाहर, और ये रक्त का थक्का जमाने में भी काम करती हैं आपकी प्लेटलेट्स। ओके, अब रक्त के कार्य की बात करके वीडियो को हम पॉज करते हैं। रुधिर के कार्य कि किस प्रकार से आपका जो रुधिर है वो कार्य करता है। तो रुधिर के कार्य में पहला आपका कार्य होता है शरीर का ताप नियंत्रण, यानी आपकी बॉडी का टेम्परेचर नियंत्रित रहता है। उसके पीछे मेन रीजन है आपका ब्लड, क्योंकि ये ब्लड आपकी बॉडी में दौड़ता रहता है हर एक सेकंड, तो उसके दौड़ने से आपकी पूरी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल एक समान बना रहता है। ये नहीं कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा अंतर आ जाए, हमेशा एक समान बना रहता है। दूसरा है O2 व CO2 का परिवहन, यानी परिवहन का तात्पर्य है एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी चीज़ को ले जाना, है ना। आप परिवहन में एक स्थान से दूसरे जगह तक जाने के लिए बहुत प्रकार के वाहनों का यूज करते हो, तो ये आपका रुधिर है वो ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन करता है। आपने फेफड़े में सांस को इनहेल किया, यानी आपने सांस ग्रहण की, उसको ऑक्सीजन को उठा के पूरे बॉडी में पहुंचाना, और फिर CO2 को वापस फेफड़ों में लाना, जिससे आप एक्सहेल यानी सांस छोड़ते हो और CO2 बाहर निकल जाती है। तीसरा आपका है रोगों से रक्षा। रुधिर जो है उसमें WBC होता है जो आपको रोगों से रक्षा करती है। ओके, WBC दो टाइप से हमने आपको बताए थे, कणिका में और कणिका रहित, रिवाइज करते भी चलते रहे। तीसरा हार्मोन्स का परिवहन। हार्मोन्स का परिवहन यानी आपके पूरी बॉडी में रुधिर के लिए आपकी रुधिर जालिकाएं, रुधिर नलिकाएं, है ना, और धमनी, सिरा, सब कुछ आपकी पूरी बॉडी में फैला हुआ है। लेकिन हार्मोन्स और एंजाइम के परिवहन के लिए अलग से कोई भी पाइपलाइन नहीं पड़ी आपकी बॉडी में। तो हार्मोन्स या एंजाइम्स जिस भी आपकी ग्रंथि से या कहीं से निकलते हैं, अंतःस्रावी या बहिस्रावी ग्रंथि से निकलते हैं, वो आपकी रुधिर में ही जॉइंट होती है। तो हल्का सा भी एक बूंद भी एंजाइम निकलता है, वो रुधिर में मिलकर आपकी बॉडी में पूरा पहुंच जाता है। इसलिए आपका ये हार्मोन्स का परिवहन भी करता है। आपका अगला आता है चोट का उपचार। अगर रुधिर में खुद इतने सारी चीज़ें होती हैं जो किसी भी चोट का उपचार कर लेते हैं, या आप जो दवा खाते हो वो रुधिर में ही घुल के आपकी चोट सही करती है, या उसमें आपकी प्लेटलेट्स हैं रुधिर का थक्का बना देती हैं, इसलिए चोट का भी उपचार होता है। पोषक पदार्थों का परिवहन है, ये आपने आपको बताया कि आपने कुछ भी खाया है उसमें जो पोषक तत्व आपकी जो आमाशय से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से जो भी आपके पोषक तत्व मिले हैं, वसा, विटामिन, प्रोटीन आदि, वो सब रुधिर में मिलकर पोषक तत्व का पूरे बॉडी में परिवहन करते हैं। जहाँ पर जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वहाँ पर वो उसका यूज कर लेता है। अगला आपका औषधियों का परिवहन। अभी आपको बताया कि जब आपको किसी भी औषधि की ज़रूरत होती है, आपके सर में दर्द होता है, आप उसको ग्रहण करते हो, आपके स्टमक के थ्रू जाके उसके आपके रुधिर में मिलके, और आपकी उस चीज़ का जो भी प्रॉब्लम है उसका वो सल्यूशन, मतलब उसका जो है प्रॉब्लम को जो सल्यूशन है, या जो भी समझो आपका दर्द की जो दवा है वो कारगर हो जाती है। ये आपके रुधिर के कार्य हैं। और अन्य प्रकार के अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, हम आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच। बने रहिए SBS यानी सॉल्यूशन बाय सौरभ के साथ।